वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड्स के विषय में, जिसमें हम सिरस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स देखेंगे। बादल, जो कि पच्छाभी मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा स्तरी मेघ के बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें तो ये क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 19 है, जलवायु विज्ञान भाग 19 है, जो कि क्लास 20 है। इससे पहले 19 क्लासें हो चुकी हैं, सीरीज से सारी क्लासें हैं। आप जाकर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में नवीन सर क्लासेस पे आप पूरा देख सकते हैं। सीरीज से अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा रखेगा, आपको पूरा का पूरा बेनिफिशियल, आपको मतलब इसका बेनिफिट सही से मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। साथियों, यदि अपने समय को बचाना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। बाइलिंगुअल पीडीएफ हो जाएगी, जो कुछ यहां मैं लिखूंगा उसको आपको मिल जाएगा। ये बाइलिंगुअल क्लास होगी, दोनों भाषाओं में क्लास होगी। तो चलिए साथियों, हम लोग समय का ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, बादल हैं और इन्हीं के हम सब टाइप पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये बादल आपको रुई जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल कॉटन जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्या, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, पहली बात तो क्लाउड होता क्या है, सीधी बात है। आपको मैंने पिछले क्लास में फॉग पढ़ाया था, इसीलिए मैं कहता हूं पिछले वीडियो देखिए, क्योंकि फॉग मैंने उसमें पढ़ाया है। फॉग बनता कैसे है भाई? जब जल वाष्प धारण करने वाली वायु, यानी कि ऐसी वायु जिसमें क्या हो, वायु में जलवाष्प, यदि वायु में जलवाष्प है साथियों, यानी कि वाटर वेपर है, तो पहली बात एक दिमाग में रखिए, वायु में वाटर वेपर होना जरूरी है, जलवाष्प का होना जरूरी है। अगर वायु में वाटर वेपर नहीं है साथियों, तो क्या वो वायु कुहासा, कोहरा, बादल जैसी सिचुएशन बना पाएगा? क्योंकि जलवाष्प ही का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वही जलबूंद में बदलती है, और जलबूंद का तापमान जब कम हो पाता है तभी वो हिमकणों में बदलती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भाई, जलवाष्प का होना अत्यंत आवश्यक है वायु में। एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अब जब यही वाटर वेपर का टेम्परेचर कम किया जाता है, यही टेम्परेचर जब कम किया जाता है, तो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है, जलवाष्प जल बूंद में बदल जाती है। बहुत सिंपल, क्योंकि भैया उसका स्टेज चेंज हो जाएगा ना। यानी कि वाटर वेपर जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। कोई संशय इसमें? वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जलवाष्प जल बूंद में बदल जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में और भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा यार। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी। अगर तापमान तुम कम करते हो तो वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होगी। यानी कि वायु का अगर बड़ा पेट है तो वो छोटा पेट हो जाएगा। पेट का मतलब जिसमें पेट का मतलब हम नॉर्मली अपने पेट से ले रहे हैं, स्टमक उसका छोटा आकार का हो जाएगा। तो क्या वो जल धारण ज्यादा कर पाएगी या पहले से कम कर पाएगी? तो आप कहोगे कि जलवाष्प धारण बहुत कम कर पाएगी, क्योंकि उसका तापमान कम हो रहा है। तो देखिए साहब, वायु में जलवाष्प जो था जलबूंद में बदल गया। साथ में दूसरा परिवर्तन जानते हो क्या हुआ? ये वायु की आर्द्रता क्षमता कम हो गई, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई, आर्द्रता क्षमता कम हो गई। यानी कि वाटर वेपर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई। समझ गए? अब एक तरीके से समझो, एक तो वायु में जो जलवाष्प थी वो जलबूंद में बदल गई, तथा उसकी जो जलबूंद बनी है उनको भी धारण करने की क्षमता कम हो गई, यानी कि उसका आकार छोटा हो गया। अभी उसमें ही गैस के रूप में था तो समाहित था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन साहब जैसे ही जल बूंद के रूप में कन्वर्ट हुआ वैसे हमें दिखना चालू हो गया। और अभी इतनी वाटर ड्रॉपलेट भारी नहीं है कि वो नीचे गिर जाए। अभी ग्रेविटी का असर उस पर नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो वो जल बूंदे उस वायु में तैरेंगी। देखो, जब वायु में जलवाष्प होगी, अगर तापमान उसका कम करोगे तो जलवाष्प जलबूंद में बदल जाएगी, नंबर एक काम। साथ में साथियों, जो वायु की आर्द्रता क्षमता है, वायु की एयर की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ये भी तो कम हो जाएगी। और पहले गैस थी तो वो हमें अच्छे से दिख नहीं रही थी गैस के फॉर्म में, लेकिन जैसे ही ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुई वो दिखना चालू हो गई। समझ गए? वो दिखना चालू हो गई। वो वायुमंडल में थोड़ा सा अंधेरा लाना चालू कर दी, विजिबिलिटी कम कर दी। पहले हमें ट्रांसपेरेंसी दिखती थी क्योंकि गैस के फॉर्म में थी, अब वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई। तब अब हमें वायुमंडल में, हम वायु में अगर पहले हम 1 किलोमीटर देखते थे या 900-700 किलोमीटर देखते थे, अब अगर वाटर ड्रॉपलेट आ गई तो 500, 300, 200 किलोमीटर ही देख पाएंगे। 200 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर देख पाएंगे। पहले 1 किलोमीटर देख पाते थे। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो भैया, वायु का जलवाष्प कम करने से ये दो चीजें होती हैं, पहले एकदम दिमाग में बैठा दो। इसी प्रक्रिया को, जलवाष्प का जलबूंद में बदलना, इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन साहब, क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। इसी प्रक्रिया को तो कंडेंसेशन कहेंगे, जलबूंद में बदल। अच्छा, एक चीज तुम्हें और बताएं, एक होता है आर्द्रता ग्राही नाभिक। आर्द्रता ग्राही नाभिक, ये क्या चीज होता है सर? इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। साथियों, एक मजे की बात आपको बता दें कि अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, अगर वायुमंडल में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, तो भैया जलबूंद का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जलबूंद का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। एक मिनट सर। हाँ, तो नहीं हो पाएगा, ये न्यूक्लियाई कर लेना, ई आई कर लेना। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यदि नहीं है, आर्द्रताग्राही नहीं है, तो जलबूंद, जलवाष्प जलबूंद में बदलेगी नहीं। सर वो क्यों? तापमान तो कम हो रहा है। हाँ भाई, तो उसे जमने के लिए, ये मान लो गैस है, इसे जमने के लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। ये किस पर जाके जमेगी? फ्रीजर में जब बर्फ जमती है तो किसके ऊपर जाके जमती? वो तो फ्रीजर के ऊपर आके जमती है ना, फ्रीजर के अंदरी भाग में, इंटरनल वॉल पर, आंतरिक दीवार में। वैसे गैस के रूप में थी तो वो उड़ रही थी, वायुमंडल में थी। लेकिन जब उसे जमना होगा, यानी कि जमने का मतलब यह बर्फ का ही मतलब नहीं है, जमने का मतलब उसका संघनन होगा। संघनन मैंने आपको बताया है किस तापमान पे होता है संघनन, कंडेंसेशन? बताइए, किस तापमान पर संघनन, कंडेंसेशन होता है? तो आप कहोगे ड्यू पॉइंट पर। मैंने पिछली बार डिस्कस किया था ड्यू पॉइंट क्या चीज है। तो भैया, वायु का जलवाष्प कम करने पर तापमान किससे कम हो जाए? जब ड्यू पॉइंट से, तो संघनन स्टार्ट हो जाता है। और संघनन में जलवाष्प किस में बदल जाती है? जलबूंद। और तापमान कम करोगे तो और कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, और यही जलबूंद बर्फ के कणों में बदल जाएगी, हिम के क्रिस्टल में बदल जाएगी। अभी फिलहाल हम जलबूंद की बात करते हैं। अभी टेम्परेचर किससे कम हुआ है? ड्यू पॉइंट से। मैंने आपको जब पाला पढ़ाया था साथियों, तो मैंने कहा था तापमान ड्यू पॉइंट से तो कम ही होता ही है,
साथियों फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, तब जाके आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी हम ड्यू पॉइंट ओसांक बिंदु की बात कर रहे हैं। ओसांक बिंदु क्या होता है, यह मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो जलवाष्प कम होते होते संघनन की प्रक्रिया होगी, लेकिन यह संघनन की प्रक्रिया तब होगी जब ड्यू पॉइंट से तापमान गिरा दोगे। ठीक है, उसांक बिंदु से तापमान गिर गया, जलबूंद। लेकिन साहब जलबूंद के बनने के लिए क्या चाहिए, आर्द्रताग्राही नाभिक चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम कहां हो तक कौन करते हैं, तो भैया धूल कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, समझे। डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट आप कह सकते हो। पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, जैसे कार्बन के पार्टिकल्स। तो धूल कण यदि कार्बन और कार्बन के पार्टिकल्स यदि ना हो तो भैया जलबूंद का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए महासागरों के बीचों बीच भाग में आप देखोगे वर्षा ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां अगर आपका आप दिमाग से सोचो भैया, वहां तो पानी का भंडार है, वहां वाष्पन की प्रक्रिया होगी और जलवाष्प तो खूब होगी, लेकिन बारिश क्यों नहीं होती, तो आपका सिर्फ आंसर होना चाहिए क्योंकि साहब वहां आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं होते हैं, वहां हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं होते। नहीं तो महासागरों पर तो खूब वर्षा होनी चाहिए। अब वो अलग की बात है, तटीय क्षेत्रों से, कोस्टल इलाकों से कुछ वाटर, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहां पर चले जाएं और जलबूंद का निर्माण करवा दें। बात समझ गए। तो देखो कई चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस लेक्चर में। एक तो मैंने बताया आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कि वाटर वेपर को ठंडा करने में और मदद करते हैं, वो जल्दी ठंडा होगा। और वो वाटर ड्रॉपलेट उसी डस्ट पार्टिकल पे क्या होगा, जैसे मान लो ये वाटर, ये मान लो ये क्या है, वो है डस्ट पार्टिकल। अब वाटर वेपर इसी पर क्या कर जाएगा, जम जाएगा। वाट मत जमने का मतलब संघनित हो जाएगा, जलबूंद में बदल जाएगा। बात समझ गए। अब ये डस्ट पार्टिकल ही ना हो तो ये जलबूंद नहीं बनेगी, पहले ये जलवाष्प थी, इसी के ही संगति में आकर क्या बन गया, जलबूंद बन गया। समझ गए कि नहीं, फिर से समझ लो। तापमान कम करने पर एक समय ऐसा आता है कि तापमान ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है, उष्णांक बिंदु से साथियों कम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, जलवाष्प जलबूंद में बदल जाएगा। अब जलबूंद को तुम्हें हिमकण में बदलना है तो यार तापमान और कम करना पड़ेगा, फिर तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेके जाना पड़ेगा, हिमांक बिंदु से नीचे लेके जाना पड़ेगा। समझ में आए। ऐसे में मान लो अभी तापमान ड्यू पॉइंट से कम हुआ, जलवाष्प जलबूंदों में बदल पाएगी। साथ में साथियों वायु की आर्द्रता क्षमता कम हो जाएगी, जहां पर वही गैस हमें गैस के फॉर्म में विजिबल होती थी या नहीं दिखती थी, जैसे ही जलबूंद बनेगी वैसे हमें विजिबल होने लगेगी। और ये अभी इतनी भारी नहीं है कि इस पर ग्रेविटी का असर हो जाए पृथ्वी का, ये वायुमंडल में साथियों तैरेगी। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। और कोहरे के लिए, कुहासे के लिए क्या होना जरूरी है, आर्द्रताग्राही नाभिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो आप ये समझ गए कि फॉग का निर्माण कैसे होता है। अब यहां एक और चीज हम आपको बताना चाहें, ये जो मैंने कहा भैया तापमान को कम करना होगा, तो तापमान कई तरीके से कम हो सकते हैं। या तो हवा को ऊपर उठा दिया जाए, समझ रहे हो भाई, तापमान को कम करने के लिए नेचुरल तरीका है, हवा को क्या कर दो, जमीन से ऊपर उठा दो। या फिर गर्म में ठंडी वायु मिला दो।
तो वो तो एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस ठंडियों में हो पाती है, गर्मियों में तो संभव नहीं है। भाई ये बताओ, तुम्हारी ये पृथ्वी है ना, ये 13 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। हमने कहा हवा को जब ऊपर उठाओगे तो अपने आप तापमान कम हो जाएगा, अपने आप तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? कोहरा। अच्छा, जो ऊपर कोहरा बनता है ना साथियों, यही तो बादल है, यही बादल है साथियों, यही क्लाउड है। इसीलिए बहुत आराम से चल रहे हैं ताकि लेमैन लैंग्वेज में समझाकर आपको समझा सके। कई बार रिपीट कर रहे हैं अपने सेंटेंस को। क्लाउड, बादल कहते हैं उसे, क्लाउड कहते हैं। तो भैया कोहरा क्या है? कोहरा नीचे बनता था, ठंडियों में नीचे बनता था यही कोहरा। मैंने कोहरा पढ़ाया है, यही कोहरा नीचे बनता था। क्यों? क्योंकि ठंडियों में नेचुरल प्रोसेस होती थी भैया, विकिरण कोहरा बनता था। हमारी जो धरती है तापमान को छोड़ देती थी, समझ गए? तो कोहरे का निर्माण होता था। क्लाउड क्या है? तो ऊपरी क्षोभ मंडल में तैरता हुआ, ऊपरी क्षोभ मंडल में तैरता कोहरा बादल कहलाता। समझ गए? यानी कि फ्लोटिंग फॉग एट अपर ट्रोपोस्फियर, कॉल्ड एज क्लाउड। चलिए, तो तापमान क्या था भाई, मतलब टेम्परेचर को कैसे कम किया जाता है? या तो हवा को तेजी से ऊपर उठा दो, या नीचे ही तापमान कम हो जाए। तो हम नेचुरल प्रोसेस गर्मियों में ज्यादातर, क्योंकि गर्मियां हमारे यहां ज्यादा समय तक होती हैं, तो जाहिर सी बात है, हवा को यदि ऊपर उठा दिया जाए, वो पर्वत, अब जैसे कैसे ऊपर उठाया जाए, कोई मशीन लगाकर? क्या नहीं यार, देखो जैसे ये पर्वत है, हवा इधर से टकराएगी तो पर्वत के सहारे ऊपर उठ जाएगी। समझ रहे हैं? दूसरा साहब, साइक्लोन आ जाए तो भी तो हवा को ऊपर उठा देगा। और तीसरा, कन्वेक्शन साइकिल जो चलते हैं, स्थल से सागर की ओर, सागर से स्थल की ओर, तो जैसे जब स्थल समीर सागर समीर चलेंगे, तो भैया ये कन्वेक्शन साइकिल है, इस कन्वेक्शन साइकिल के द्वारा ऊपर उठा दिया जाए। तो उठाने के कई तरीके हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं। या तो चक्रवात हो जाए, साइक्लोन, या तो माउंटेन हिली रीजन, पर्वतीय क्षेत्र, या तो संवहनीय धाराएं हवा की, या तो कन्वेक्शनल करंट ऑफ एयर। ये तीनों यदि हवा को ऊपर उठा दे, तीनों में से कोई उठा दे, तो हवा ऊपर उठ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा और बादल बन जाएगा। यही प्रक्रिया, नेचुरल यही तरीका होता है बादल बनने का। क्योंकि ये बादल ऊपर बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। ऊपरी क्षोभ मंडल में तैरता हुआ कोहरा ही बादल है। अगर यही निचले क्षोभ मंडल में हो, लोअर ट्रोपोस्फियर में हो, तो उसे कोहरा कहेंगे, उसे साथियों बादल नहीं कहेंगे। बात समझ में आए? तो बादल कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। अब तापमान को कम करने के आधार पर देखें कि कैसे ऊपर उठ गया, वो तो आप बात समझ गए सारी चीजें। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वगैरह आपने बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है। जल ओसांक बिंदु क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है पहले पिछली क्लासों में। इसको एक बार और देख लीजिएगा। तो ये तो फॉग कैसे बना, ये सारी चीजें बता दी, और यही फॉग अपर ट्रोपोस्फियर में बने, तो ये क्या है? बादल। हाउ और हाउ आर द क्लाउड्स क्लासिफाइड? बादल को किस प्रकार से बांटा गया है? अब क्लासिफिकेशन साथियों देखना है। क्या देखना है? क्लासिफिकेशन। एक मिनट।
यहां पर मेरा पेन नहीं चल रहा है। एक मिनट, एक मिनट। पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप बस सेंटेंस को पढ़िए। अभी मैं फिर से इसको समझाऊंगा दूसरे पेज पर। हाउ आर द क्लाउड क्लासिफाइड? द क्लाउड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू मेजर फैक्टर। यानी कि दो तरीके से क्लाउड्स को बांटा गया है। समझ रहे हैं? चलिए मैं इस पेज पे समझा देता हूं। पेन नहीं चल रहा है यार। हाँ। हाउ आर द क्लाउड क्लासिफाइड? बादलों को किस प्रकार बांटा गया है? बादल को किस प्रकार बांटा गया? दो मेजर फैक्टर। फिजिकल फॉर्म, यानी कि उनके साहब भौतिक स्वरूप को देखकर। भौतिक स्वरूप को देखकर। समझ गए? दूसरा साथियों, हाइट एट विच क्लाउड्स आर फॉर्म। ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार। तो दो तरीके से बांटा गया है, भौतिक स्वरूप के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। जब साथियों हम भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटते हैं ना, तो देखते हैं इसमें चार प्रकार के क्लाउड्स हैं। कौन कौन से? पच्छाभी बादल। हिंदी मीडियम, टेंशन मत लेना। इसे कहते हैं कपासी बादल। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्तरी बादल। स्तरी मत कर देना, स्तरी बादल। शायद मैं आ गया हूं, एक मिनट रुक जाना। मैं अपनी वीडियो हटा दे रहा हूं तो शायद बेटर आपको समझ में आए। तो सीरस क्लाउड्स, पच्छाभी बादल, क्यूमुलस क्लाउड्स, कपासी बादल, स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्तरी बादल, निम्बस क्लाउड्स, साथियों इसको हम क्या कहते हैं? इसे वर्षा बादल कहते हैं। पच्छाभी, ये पंख जैसे होते हैं, फेदर लाइक होते हैं साथियों, पक्षी के पंख जैसे। कपासी बादल, ये फूल गोभी जैसे होते हैं, कैबेज आप कह सकते हैं, फूल गोभी जैसे। ये क्या होते हैं? परतों में होते हैं साहब, परतों में होते हैं। वर्षा बादल, वर्षा बादल। तो आप देख रहे हैं पच्छाभी बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल और वर्षा बादल। समझ गए? ये पांच, ये चार टाइप है। सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। ये चार प्रकार हैं। पच्छाभी, कपासी, स्तरी और वर्षा बादल। ये बात समझ गए? पंख जैसे, फूलगोभी जैसे परतों में होते हैं, वर्षा बादल। ये काले मेघ है साथियों, अगर वायुमंडल में ये बढ़ जाए ना, तो वायुमंडल में अंधेरा छा जाएगा। ये तो तुम्हें हमने बताया स्वरूप के आधार पर। समझ गए? ये जो सिरस क्लाउड्स होते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं। जब अभी हम ऊंचाई पर देखेंगे तो इसको बड़े ऊंचाई पर लिखा जाएगा। ये जो काले मेघ आप देख रहे हैं, ये बहुत नीचे वाले बादल होते हैं और घनघोर वर्षा कराते हैं। साइक्लोन के समय साथियों ये वर्षा बादल ही बनते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? साइक्लोन के समय ये निम्बस क्लाउड्स ही बनते हैं, ये वर्षा बादल, इसीलिए नाम ही है। और ये सबसे ऊंचाई की। तो अगर जब हम ऊंचाई अभी पढ़ेंगे तो ऊंचाई में सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर है साथियों। हाई एल्टीट्यूड।
और सबसे नीचे लो एल्टीट्यूड, ये वाले, इनका नाम अभी आएगा जब हम हाइट के बेस पर पढ़ें। साथियों ये किसमें होते हैं? लेयर में, ये तो मैंने बता दिया। ये क्या होते हैं? फूल गोभी, कैबेज जैसे होते, ठीक है, या रुई जैसे होते हैं, कॉटन जैसे। तो जब ऊंचाई वाले क्लाउड की बात करेंगे या पंख जैसे बादल की बात करेंगे, पच्छाभी बादल। साथियों ये ऊपर जब बनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला बन रही है, तो इन्हें मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए इनका तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, इनका तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। और ये जो मोतियों की माला है, मोती किसको बोला गया है? आइस क्रिस्टल को। समझ गए साथियों? इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्या वहां मोती बनती है क्या? नहीं। जो आइस क्रिस्टल होते हैं ऐसे चमकते हैं जैसे कोई मोती चमक रहा हो। जो साथियों आइस क्रिस्टल होते हैं ऐसे चमकते हैं जैसे कोई मोती चमक रहा हो। समझ रहे हैं? ये क्यों सर, ये वाले इनका टेम्परेचर क्यों कम होता है? अरे भाई सबसे ऊपर होते हैं ये, कहो तो स्ट्रेटोस्फियर में चले जाएं, समतापमंडल में चले जाएं। बात समझ में आया? तो स्वरूप के आधार पर, स्ट्रक्चर वगैरह, रंग रूप के आधार पर ये कितने क्लाउड्स हुए? सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। साथियों जब इसको हम इसमें पढ़ेंगे, हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड में, समझ रहे हैं? तो ये देखिए, अब देखो बादलों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि तुमको सिरस मिलेगा, क्यूमुलस मिलेगा, ये मिक्स रूप में होते हैं। जैसे पच्छाभी बादल कपासी बादल से मिक्स हो जाते हैं, कपासी बादल स्तरी बादल से मिक्स हो जाते हैं, स्तरी बादल निम्बस से मिक्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं? एक चीज बहुत ध्यान देना है, जब सिरस वर्ड आ जाए, सिरस साथियों वर्ड हो जाए, एक मिनट, जब साथियों सिरस वर्ड आए तो समझ जाना ये सबसे ऊंचाई वाले बादल। देखो इसमें भी सिरस है, इसमें भी। अब देखो ये केवल सिरस है, सबसे ऊपर हाई क्लाउड में सबसे ऊपर सिरस है, उसके बाद सीरो स्ट्रैटस है, सीरो स्ट्रैटस है, सिरस भी है, साथ में लेयर में भी है। यानी कि ये कैसा है? पच्छाभी बादल। ये कैसा है भाई? पच्छाभ स्तरीय बादल, क्योंकि स्तर भी है इसमें, पच्छाभ स्तरीय बादल। ये कैसा है? तो पच्छाभ कपासी बादल नाम, मिक्स होते हैं। एक तो ऊंचाई पर है, अब देखो इसका मतलब मैंने पिछली में बता दिया, सिरस का मतलब एक तो ऊंचाई पर है, दूसरे पंख जैसे हैं, ऊंचाई पर हैं, पंख जैसे हैं, तो ये सिरस हो गया। साथियों ये क्या है? पंख तो जैसे हैं ही हैं, साथ में इसमें परतें भी पाई जा रही हैं। समझे? सीरो क्यूमुलस, साहब पंख जैसे तो हैं ही हैं, प्लस कपास भी इनमें, कपासी बादल। समझ गए? ठीक है। मिडिल क्लाउड की जब बात करें तो साहब आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो क्यूमुलस। ये आल्टो शब्द जब भी आए समझ जाना मिडिल को, ये केवल मिडिल को, ये आल्टो कोई बादल नहीं, आल्टस बादल नहीं होता। आल्टो शब्द का मतलब है मिडिल, बस इतना याद रखना, बस काम बन गया। आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो क्यूमुलस। अब होते क्या है? आल्टो स्ट्रेटस होते हैं, मिडिल लेयर में होते हैं, मिडिल कपास की तरह होते हैं। लो क्लाउड और सबसे निचले क्लाउड, तो यहां पर देख लीजिए, स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, समझ रहे हैं? क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस। साथियों ये सबसे निचले क्लाउड्स हैं, सबसे ज्यादा वर्षा क्यूमुलो निम्बस से होता है, उसके बाद क्यूमुलस से होगा, उसके बाद निम्बो स्ट्रेटस से होगा, फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस से होगा, फिर आल्टो क्यूमुलस से होगा। ये ऊंचाई पर बढ़ता क्रम है। ये वाले जो क्लाउड्स हैं साथियों, ये 2 से 6 किलोमीटर की रेंज में बन जाते हैं। सॉरी मैंने गड़बड़ बता दी,
ये वाले जो क्लाउड्स हैं ये 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में बन जाएंगे। आसमान में 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में बन जाएंगे। मिडिल क्लाउड की बात करें तो 2 से 6 किलोमीटर की रेंज में बन जाएंगे। ये साथियों थोड़ा सा ऊंचाई पर बनते हैं, ये 6 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, तो ये हाई क्लाउड। हाई क्लाउड सबसे कम वर्षा कराते हैं। मिडिल क्लाउड जो होते हैं वर्षा कुछ हाई क्लाउड से ज्यादा कराते हैं। और मिडिल क्लाउड से ज्यादा वर्षा किसमें होती है? लो क्लाउड। लो क्लाउड से एक्सटेंसिव लो क्लाउड्स में। बात समझ में आया? तो आपको मैंने ऊंचाई के आधार पर बादल बता दिए। उच्च मेघ, मध्य मेघ, निचले मेघ, अत्यंत निचले मेघ। मैं यहां लिख रहा हूं उच्च मेघ, मध्यम मेघ, निचले मेघ, अत्यंत निचले मेघ। समझे? तो ये क्लाउड्स है सर। मैंने आपको, उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि क्या है सारी क्लाउड्स, कैसे कैसे बनते हैं, ये कैसे बन रहे हैं। तो क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए। प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए यदि किसी को नहीं समझ में आता है। एक मिनट सर। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अब इसमें एक चीज बस याद रख लीजिएगा। क्या? कि साहब एक शब्द होता है निम्फोलॉजी। ये निम्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द क्लाउड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ द क्लाउड कॉल्ड एज निम्फोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चन आया हो। बादलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, कुछ साथी कह रहे हैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया करिए। तो मैं यहां लाया तो नहीं हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कैसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। देखिए साथियों, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे बनते हैं इसमें क्वेश्चंस। जैसे यहां से कई टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे भाई। कि बताइए मेघ कितने प्रकार के हैं? मेघ कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन स्वरूप के आधार पर पूछ लिया है। स्वरूप के आधार पर। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर के बेस पर। अब इसमें ऑप्शन दे देंगे। वन मतलब 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, और डी 5 प्रकार के। तो ये 2 3 4 5 आपको बताना है इसमें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर क्लाउड कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया ही। समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा, सबसे ऊंचाई पर क्लाउड्स कौन से होते हैं? हाईएस्ट क्लाउड कौन से हैं? हाईएस्ट क्लाउड्स कौन से हैं? ऊंचाई पर बादल कौन से हैं? तो उसमें भी आपको दे देगा सिरस, निम्बस, क्यूमुलस,
स्ट्रेटस। तो आप क्या बताएंगे भाई? सिरस। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपके पीसीएस लेवल के, आरओ लेवल के। लेकिन साथियों जब एनडीए या सीडीएस क्वेश्चन बनाता है तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता यही सब है। क्वेश्चन क्या कर देंगे कि निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स सबसे ऊपरी क्लाउड्स हैं जो बहुत कम वर्षा कराते हैं। ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे। या बादल चार, अब देखो यही स्टेटमेंट मैंने बता दिया। बादल अब दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर दो। बादल चार प्रकार के होते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड सिरस क्लाउड्स होता है जो बहुत कम वर्षा कराता है। स्टेटमेंट सही है। तो एक ही स्टेटमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन दे देते, आप उसको करिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दो ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज जब बनने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं मंगल ग्रह से आ रहे हैं। वो स्टेटमेंट आपके छोटे छोटे फैक्ट से मिलकर ही बनता है। तो पहले छोटे फैक्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे बड़े फैक्ट नहीं कर पाओगे। और हालांकि ज्योग्राफी के 50 वीडियोस हो जाएं तो उस पर आधारित जितने क्वेश्चंस हैं मैं करा दूं कि ये क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं लेवल लेकर चलूंगा यूपीएससी, एनडीए सीडीएस, यूपीएससी सीएससी। समझ रहे? इसी में अपना पीसीएस भी हो जाएगा, इसी में अपना आरओ लोअर पीसीएस का भी एग्जाम, मतलब इसमें देखेंगे इस, मतलब इसी पोर्शन में अगर जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे वही अगर आरओ पीसीएस में बनाएंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएंगे। लेकिन यदि हम उन्हीं टुकड़ों को बड़ा कर दें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो हमारा पीसीएस भी तैयार हो जाएगा, आरओ भी तैयार हो जाएगा, सिविल भी तैयार हो जाएगा। ये बात समझ में आए? तो एक तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं सर। तो इस प्रकार आपको क्लाउड अच्छे से समझ में आया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।